Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. I am teaching you chapter number 19, Things We Make. Let us do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I explained you about the Madhubani art. So this Madhubani art is from which? It is from the Bihar. There is a small village in Bihar that is known as Mithila, and especially in this Madhubani arts, the women of this village are involved in this Madhubani art. Okay, so after that we will discuss about the now Warli art. So when we are talking about the Warli arts, so it is from which? Warli art is from the Maharashtra. ओके, द ट्राइब्स ऑफ द महाराष्ट्र. महाराष्ट्र देखो बेटा कितनी हाईटेक सिटी है, उसके बाद भी वहाँ भी के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ ये लोग कौन है, वहाँ जो आदिवासी लोग रह रहे हैं ये उनका आर्ट है वारली आर्ट. ठीक है, ये महाराष्ट्र में. ठीक है, तो ये क्या है कि ये आज भी फॉरेस्ट में रह रहे हैं. ठीक है, शहर में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट लाइक द अर्ली ह्यूमन बींग्स. वो अभी भी फॉरेस्ट में ही रहते हैं और उनका जो लाइफ स्टाइल है टोटली हम लोग से बिल्कुल क्या है, अलग है. ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, एक और आर्ट दिया गया है, गौंड आर्ट. ठीक है, तो ये जो आर्ट है बेटा, ये जो आपका आर्ट है ये कहाँ के ट्राइबल्स लोग का है, मध्य प्रदेश के. ठीक है, ये एमपी का है. ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश. ठीक है, तो मध्य प्रदेश का है. ठीक है, सो वी आल्सो हैव ए गोंड आर्ट, ए ट्राइबल आर्ट डेवलप्ड बाय द गोंड्स ऑफ कल्चरल इंडिया. गोंड्स एक उनकी जाति का नाम है. ठीक है, गोंड क्या है, उनकी जाति का नाम है. और कलमकारी आर्ट्स भी है बेटा. ये कलमकारी आर्ट आपका आंध्र प्रदेश का है. ठीक है, तो ये चारों चीज़ें रखना, ये वन वर्ड में आ जाती है. मधुबनी आर्ट्स कहाँ का है, इट इज़ फ्रॉम द बिहार. ठीक है, उसके बाद सेकेंड आर्ट जो डिस्कस किया हम लोग ने, वारली आर्ट्स, इट इज़ फ्रॉम द महाराष्ट्र. ठीक है, आफ्टर दैट फिर हमने डिस्कस किया गोंड आर्ट, इट इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश. एंड नेक्स्ट विच इज गिवन कलमकारी आर्ट्स, सो दिस इज फ्रॉम विच स्टेट, दैट इज द आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट है और इन आर्ट्स को बनाने वाले करने वाले कौन है, ट्राइबल लोग है, आदिवासी लोग हैं. ठीक है, तो पहले देखो जो इस आर्ट में इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी नेचुरल नेचर में जो थिंग्स प्रेजेंट थी, दैट थिंग्स उन्हीं के ये आर्ट बनाते थे. स्टार्टिंग में इन्होंने जो पेंटिंग्स की थी वो सब वॉल्स पे की थी, मड की वॉल्स में, क्योंकि पहले जो ह्यूमन बींग्स ने हाउसेस बनाए थे दैट आर द कच्चा हाउसेस, वो सारे कच्चे हाउसेस थे. तो ये अपने हाउस की वॉल्स पे पेंटिंग किया करते थे और इनकी पेंटिंग में मैक्सिमम नेचर से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे एनिमल्स को, डेंजरस एनिमल जिससे उनको खतरा था, अपने रीति रिवाज जैसे उनकी शादियाँ कैसे होती थी. तो इन्हीं नेचर से रिलेटेड चीज़ों को इन्होंने अपने आर्ट्स में दिखाया था. तो पहले तो ये लोग इसी पे करते थे, वॉल्स पे. नाउ द प्रेजेंट टाइम अब ये जो आर्ट्स है ये पेपर पे भी होने लगा है और क्लोथ्स पे भी होने लगा है. ठीक है, और ओल्ड टाइम में जैसे तुम लोग अब सोचते होगे कि ये लोग जो इतना ज़्यादा ये आर्ट्स जो मधुबनी और ये सब आर्ट्स था, तो कलर का कहाँ से लाते होंगे, तो कलर दे आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, नेचुरल थिंग से कलर मिलता था. ठीक है, जैसे इस चैप्टर के लास्ट में बुक एक्सरसाइज में आप अभी डिस्कस करोगे कि किससे कलर फ्रॉम टर्मरिक. टर्मरिक मतलब हल्दी होती है, हल्दी से कौन कलर मिलता है, गोल्डन येलो, येलो कलर मिलता है. कलर फ्रॉम मेहंदी लीफ से डार्क रेडिश टाइप का कलर आता है. ड्राई मेरी गोल्ड फ्लावर से येलो कलर भी आता है और
गोल्डन कलर भी आता है, ऑरेंज कलर भी आता है इससे। तो जो उन्होंने कलर जो अपने इसमें यूज़ किए थे, किसमें, जो उन्होंने चित्र बनाए थे, जो कला की थी, तो द कलर्स उन्हें कहाँ से मिले थे? फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, नेचुरल थिंग्स के कलर थे, फ्लावर से उन्होंने लिए थे, मेहंदी से लिया था। तो दे हैव टेकन कलर फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर। नेक्स्ट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इफ यू गो इन ए साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में अगर आप जाते हो बेटा एज ए टूरिस्ट, कभी आपको, आप इंडिया के साउदर्न पोर्शन में जाते हो, जैसे हम लोग तो यहाँ कहाँ रह रहे हैं, नॉर्थ में रह रहे हैं, ठीक है। तो साउदर्न इंडिया में अगर आप घूमने जाते हो तो व्हाट स्पेशल थिंग यू विल सी, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल रंगोली मेड आउटसाइड देयर होम्स। जितने भी घर है उनके बाहर आपको ब्यूटीफुल रंगोलीज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे एरियाज में रंगोली नहीं होती है, पर हम लोग ओकेजनली रंगोलीज बनाते हैं। ओकेजनली मीन्स समथिंग स्पेशल होता है, समथिंग इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारा कोई फेस्टिवल होता है या कोई पूजा धर्म से रिलेटेड कोई रिलीजियस रिट्यूल होता है, तो हम लोग इस समय इसको रंगोलीज को बनाते हैं, फेस्टिवल ये सब स्पेशल ओकेजन्स में। लेकिन आप साउथ में अगर कभी जाते हो घूमने तो आप मोस्टली यू विल फाइंड दैट द रंगोलीज आर मेड आउटसाइड देयर होम्स। It is both an auspicious and preliminary necessity in any religious ritual. So what does it mean? जैसे वो लोग इसको बहुत शुभ मानते हैं, रंगोली को बहुत शुभ मानते हैं, तो उनका मानना है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले जो प्रिलिमिनरी नेसेसिटी है वो यही है। ठीक है, प्रिलिमिनरी नेसेसिटी मतलब कोई भी नए काम को करने के लिए इसे बड़ा शुभ माना गया है रंगोली को, इन एनी रिलीजियस रिट्यूल। ठीक है, रिलीजियस रिट्यूल मतलब रिवाज। ठीक है, तो अब वी आल्सो डेकोरेट आवर डोर्स विद ए मैंगो लीव्स एंड दिस इज कॉल्ड ए तोरण। आप हिंदूज रिलीजन में देखते होंगे जब व्हेन वी आर डूइंग रिलीजियस रिट्यूल, जब हम पूजा पाठ करते हैं या तो नए घर, हमारा नया घर होता है उसकी पूजा कराते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि मैंगो लीव्स को लोग अपने डोर्स पे लगाते हैं। ठीक है, मैंगोज लीव्स को कहाँ लगाते हैं बेटा वो लोग? मैंगो लीव्स को वी क्या करते हैं? वी डेकोरेट आवर डोर्स, वी डेकोरेट आवर डोर्स विद मैंगो लीव्स and this is called a तोरण। इसे क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदूज रिलीजन में स्पेशली ये होता है। ठीक है, ऑन ए स्पेशल ओकेजन वी पुट तोरन्स मेड ऑफ बीड्स मतलब मोती, मिरर, कलरफुल क्लोथ एक्स्ट्रा एट द एंट्रेंस ऑफ आवर हाउस। स्पेशली जो मैंने बताया, जैसे कि हम लोग नए हाउस की एंट्री करते हैं, नए घर में रहने से पहले हम लोग उसका, उस घर की क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे भी एंड हिंदू रिलीजन्स पीपल्स क्या लगाते हैं? तोरण। तोरण में मैंगो लीव्स भी यूज करते हैं, बीड्स मोती हो गए, मिरर ज्योमेट्रिकल शेप के, और कलरफुल क्लोथ। सो ये कहाँ लगाए जाते हैं? एट द एंट्रेंस ऑफ आवर हाउसेस। ओके, तो ये चैप्टर तो हमने लगभग कंप्लीट ही कर लिया। ठीक है, ये चैप्टर लगभग हमने सब पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर भी है। ठीक है, अब जब देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आवर कंट्री इंडिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर पूरे वर्ल्ड में कंट्री देखा जाए तो बेटा 195 कंट्रीज है।
सो 195 कंट्रीज में हमारी कंट्री की क्या पोजीशन है, 7th पोजीशन है, ठीक है। और आफ्टर द फ्रीडम नाउ देखो, फ्रीडम से पहले जब ब्रिटिश रूल था तो 500 से ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में इंडिया बटा था, मोर देन 500 पार्ट्स, छोटी छोटी टेरिटरीज थे, रीजन्स थे, एरिया थे जिसपे लोग रूल्स किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब जब वी गेट द इंडिपेंडेंस इन 1947, आफ्टर दैट ऑन 26 जनवरी 1950 वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। तो अब हमने अपने पूरी कंट्री को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। तो आज हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारी कंट्री 28 स्टेट्स में बटी है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है हमारी कंट्री। और न्यू दिल्ली, और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। ये जितनी भी स्टेट है सब स्टेट्स की अपनी अपनी कैपिटल्स होती हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में भी मानती है, इसका भी सम रीजंस है। अब देखो यूनियन टेरिटरीज में 4-5 रीजन है जो वर्बली में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो उनका कोई लैंड बाउंड्री नहीं थी अदर स्टेट से, जैसे हम अंडोमान निकोबार आइलैंड है, द्वीप समूह है, ये बीचों पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, फ्रॉम ऑल 4 साइड दे आर सराउंडेड विद वाटर। तो ऐसे एरिया की किसी भी अदर स्टेट से लैंड बाउंड्री नहीं थी, और ये देखने में भी क्या थे, छोटे थे, एरिया वाइज बहुत बड़े नहीं थे, तो इसलिए इसको यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया गया, ठीक है। जैसे दिल्ली है अपने देश की कैपिटल, ये भी किसमें है, यूनियन टेरिटरी में, क्यों, हमारे देश की कैपिटल है ये दिल्ली, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं पे होती है। अभी हायर क्लासेस में तुम लोग फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, थोड़ा सा बस जान लो यहाँ। तो मेन जो गवर्नमेंट बनती है वो दिल्ली में बनती है। अगर दिल्ली किसी स्टेट में होता तो वो उस स्टेट के बारे में ज़्यादा सोचता। तो दिल्ली कैपिटल थी कंट्री की, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी में डाल दिया, सबसे अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरह और भी रीज़न है, जैसे पंजाब का जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब हरियाणा में, पंजाब से एक टुकड़ा कट के हरियाणा बन गया। अब उस समय चंडीगढ़ जो थी बहुत फेमस सिटी थी, जो पंजाब की क्या थी, कैपिटल थी। जब हरियाणा अलग हो गया तो पंजाब स्टेट के लोग लड़ने लगे कि नहीं, चंडीगढ़ हमारे पार्ट रहेगा। उधर हरियाणा वाले भी नहीं छोड़ना चाहते थे चंडीगढ़ को। तो दोनों को खुश करने के लिए क्या किया, इसको कहते हैं पॉलिटिकल रीजन। दोनों को खुश करने के लिए क्या किया कि हरियाणा और पंजाब की कंबाइंड कैपिटल बना दिया, किसको, चंडीगढ़ को, और उसे यूनियन टेरिटरी में रख दिया, ठीक है। इसकी तरह और भी है, दीप दमन है, दादर नगर हवेली है, ये सब अदर यूनियन टेरिटरीज भी हैं। प्रेजेंट में तो आपका जम्मू कश्मीर को भी डाल दिया है, लद्दाख को भी डाल दिया अभी जो हुआ है प्रेजेंट टाइम में। तो डैट इज़ द रीज़न ये हमारी कंट्री 28 स्टेट्स में बटी है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। आपके बुक में 9 दी है, तो इस 9 को काट के आप 8 कर लेना। हमारी यूनियन टेरिटरीज क्या है, 8 है। स्टेट्स कितनी है हमारी, 28, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। इन द बुक इट इज गिवन 9, दैट इज नॉट राइट, कट इट एंड मेक इट 8। ठीक है, अब ये हो गया। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। देखो अब देखो थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट जो है इस पे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कोई भी चैप्टर का जो नाम होता है वो ऐसे नहीं होता है, डीप समरी होती है पूरे चैप्टर का जो वो। अब देखो जैसे इस चैप्टर का नाम है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, विभिन्नता है हमारे कंट्री में। हमारी कंट्री में बिफोर द फ्रीडम द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स आर लिविंग टूगेदर। ऐसा नहीं है कि ऐसा फ्रीडम के बाद हुआ, फ्रीडम से पहले ही हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस किस में, देखो जैसे मेन 4 रिलीजन की बात करें, हिंदू, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियंस की, तो हिंदूज के अपने फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। जो इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा, अवर फेस्टिवल में हिंदूज के अपने रिलीजियस फेस्टिवल है, मुस्लिम्स के डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, क्रिश्चियंस के डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल है। इसी तरह सिख रिलीजन के भी अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। तो यहाँ बहुत से डिफरेंस है। और
सबके रीति रिवाज, रिलीजियस रिट्यूल, ये सबके क्या क्या है, अलग है, सारे धर्मों के अलग है। सोचो इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है। तो दैट इज द रीजन चैप्टर का नाम क्या पड़ा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारी कंट्री इंडिया क्या है, यूनाइटेड है। हमारी कंट्री इंडिया क्या है, यूनाइटेड है। ओके, तो अब देखो, देयर आर फ्यू थिंग दैट बाइंड दिस ब्यूटीफुल कंट्री टुगेदर। बाइंड मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखना, ठीक है। तो अब देखो, अब भले यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में नहीं होती है, सारी कंट्री में ये चीज़ होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाइंड करके रखती हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी खूबसूरत माला देखी होगी, तो माला एक पतले से थ्रेड में इसमें होती है, धागे से ही ना माला बनाई जाती है। तो मतलब लोग माला की खूबसूरती पे जाते हैं, लेकिन उस थ्रेड को देखो बेटा, जिसने सबको एक करके रखा है। तो इसी तरह क्या, इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी हमारे कंट्री क्या है, यूनिटी है हमारी कंट्री में। इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखो, किसी भी कंट्री में यूनिटी होती है तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, हमारे कंट्री के कुछ नेशनल सिंबल्स है। जैसे हमने आवर फेस्टिवल चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ वहाँ हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाए, रिलीजियस फेस्टिवल भी मनाए, अदर फेस्टिवल भी मनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था वो था नेशनल फेस्टिवल। जब नेशनल फेस्टिवल की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि हम किस रिलीजन के हैं। वो हम सब के लिए कॉमन होता है, ऐसे हम सबके अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स और फेस्टिवल्स हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल फेस्टिवल, वहाँ हम सब एक संग स्टैंड होते हैं। तो दैट इज द थिंग्स विच बाइंड द कंट्री टुगेदर। तो यही रीजन है जो कि कंट्री को बाइंड करके रखता है, ठीक है। देखो, जैसे देयर आर फ्यू थिंग्स दैट बाइंड दिस ब्यूटीफुल कंट्री टुगेदर, जैसे नेशनल सिंबल्स, ठीक है। हमारे जो नेशनल सिंबल है दैट स्टैंड्स फॉर आवर कंट्री इंडिया। जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स है, तो हम सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनका ऑनर करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये नेशनल सिंबल किसी पार्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, नहीं। जब ये नेशनल सिंबल की बात आएगी बेटा, तो ये पूरे कंट्री के लोगों से रिलेटेड है, इसीलिए तो हमारे में यूनिटी है, ठीक है। व्हेन वी सी दिस सिंबल वी नो दैट दे रिप्रेजेंट इंडिया। जब भी ये सिंबल्स हम देखते हैं तो तब हम ये भूल जाते हैं कि हम किस रिलीजन के हैं, किस धर्म के हैं। हमें सिर्फ ये याद रहता है कि दीज सिंबल रिप्रेजेंट आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। तो एक शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन सब के पीछे क्या है, हर कंट्री के कुछ ना कुछ नेशनल सिंबल्स होते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग आपस में क्या, यूनाइटेड होते हैं। तो अब हमारी कंट्री के कौन इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल हैं एंड व्हाट आर द अदर नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री, दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर वन बाय वन, ठीक है। तो हमारी कंट्री इंडिया के आफ्टर द इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारी कंट्री इंडिया के क्या क्या नेशनल सिंबल्स हैं, क्योंकि यही नेशनल सिंबल्स हैं जो हमें आपस में बाइंड कर रहे हैं। क्योंकि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज सिंबल रिप्रेजेंट आवर कंट्री इंडिया, नॉट टू अप एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी पार्टिकुलर रिलीजन को ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम आर आवर मेन सिंबल। अब जो आपका हर देश का, जो भी देश बेटा आज़ाद होता है, फ्रीडम जिसको मिल चुकी होती है, हर देश का अपना कोई ना कोई झंडा होता है। इसी तरह हमारी कंट्री इंडिया का भी है नेशनल फ्लैग, ठीक है। फिर नेशनल एंथम है और नेशनल एम्बलम है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं। तो अभी नेशनल फ्लैग का पूरा डिटेल हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल एंथम क्या होती है, हु हैज़ रिटन और हु हैज़ कंपोज दिस नेशनल एंथम, वी विल डिस्कस दैट। आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एक हमारे देश का क्या है, मोनोग्राम मान लो, जो इस देश का जो चिन्ह है, ठीक है, वो हमारा है नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और बिसाइड दिस
हमारे पास नेशनल एनिमल भी है, नेशनल बर्ड भी है, नेशनल फ्रूट भी है, नेशनल ट्री भी है, नेशनल फ्लेवर भी है, नेशनल सॉन्ग भी है. सो थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो.